साल का वो समय जब हम ये डिस्कस करते रहते हैं कि हमें जो है टैक्स में कितना % छूट मिलेगी, क्या कुछ बजट में इंट्रोड्यूस होगा, क्या कुछ नया आएगा इस साल वगैरह वगैरह, एक आम आदमी की जेब पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। एग्जैक्टली आपने सही समझा, मैं बजट की बात कर रही हूँ। ये वो वाला समय है जो कि हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए, साथ ही साथ हर एक आम इंसान के लिए जो कि टैक्स पे करता है स्पेशली, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। ये वो समय है जब हमारा जो बजट है हमारे देश का वो पेश होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि इस साल के बजट से हम क्या कुछ उम्मीदें रख सकते हैं, क्या कुछ बदलाव की उम्मीदें रख सकते हैं, किस तरीके से एक आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है, यानी टैक्सेशन में कटौती इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं 2023 में। मुझे लगता है आज का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष लेकर आ रही हूं। और आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे एक ना एक सवाल बनेगा। ऑल्सो जब बजट पेश होगा, फेब में जब बजट आएगा, उस पर भी मैं डिटेल में जो भी प्रोविजंस रहेंगे डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। बट अभी जो है क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ बदलाव हम कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं बदलाव की, वो हम आज के वीडियो में जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है बदलाव समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा बजट का थोड़ा सा हिस्ट्री, यानी थोड़ा सा हम जो है स्टैटिक पोर्शन समझ लेते हैं। अगर मैं बजट की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि बजट जो शब्द है वो शब्द हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट की जगह हम जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा ही डिफिकल्ट है बोलना, इसलिए हम आम भाषा में उसको आसानी से समझने के लिए, बोलने के लिए, उसके बारे में बातें करने के लिए हम उसको बजट बोल देते हैं। वरना बजट जो है वो एज अ वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसको रिलीज करता है, वो है आपका बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये फरवरी से पहले ही यानी 6 महीने पहले ही बजट की तैयारी शुरू कर देते हैं और फेब तक जो है बजट बनाते हैं और उसको लोकसभा में सबसे पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो भी प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो जो है सुबह सुबह 11 बजे फरवरी 1 को हमारा बजट जो है वो पेश करती है लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा में पेश होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है कंसल्टेशन के लिए, बेसिकली राज्यसभा में जाता है और फाइनली जो है वो पास हो जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए। आर्टिकल 112 को जो है हमने जिक्र ऑलरेडी कर लिया है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। अब बजट जो है वो 6 स्टेजेस से पास होता है। आपको बहुत कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि सबसे पहले बजट को जो है पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर एक जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी कमिटी बिठाई जाती है, बहुत सारी कमिटी बिठाई जाती है, वो देखती है कि किस तरीके से चीजें, कितना पैसा कौन सी डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया है वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं बजट क्या होता है, जैसे आप अपने घर पे भी एक बजट तय करते होंगे ना कि आगे आने वाले महीने में हम 10,000 रुपए यहां खर्चेंगे, 5,000 रुपए यहां खर्चेंगे, है ना। 5,000 बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी, 10,000 रुपए इतने इसमें जाएंगे, है ना, 5,000 की हम शॉपिंग कर लेंगे। इस तरीके से सरकार भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसे देती है कि जी एक साल में, अगले साल में आपको जो है ये आपके इतने पैसे हैं, जो भी आपकी डिमांड है वो हमें बता दीजिए आप, ताकि हम अकॉर्डिंगली आपको पैसे एलोकेट कर दे आपके डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये होता है इन शॉर्ट में बजट का मतलब। उसके बाद वोट ऑन डिमांड्स होती है ग्रांट के लिए, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, उसके बाद फाइनेंस बिल पास किया जाता है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 6 स्टेजेस होती हैं जिससे ये पास होता है, इतना ही याद रखिए अभी के लिए, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टैक्सेशन, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको इसी का इंतजार रहता है कि क्या टैक्स में कटौती कुछ मिलेगी, क्या टैक्स में कुछ छूट मिलेगा आम आदमी को। तो ये इस साल के बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया है। आपको पता है कि 2.5 लाख तक की जो इनकम होती है उस पर अभी कोई भी टैक्स नहीं है, तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बहुत साल हो गए हैं, हो सकता है आम आदमी को फायदा देने के लिए सरकार उस 2.5 लाख के स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख कर दे। मतलब सालाना अब जिसकी 5 लाख जो इनकम है, या फिर आप बोल सकते हो 5 लाख अगर किसी आम आदमी की इनकम है तो उसको जो है टैक्स जो है नहीं भरना पड़ेगा। ये हम इस साल के
बजट से उम्मीद कर सकते हैं। इससे मिडिल इनकम या फिर मिडिल जो आप बोल सकते हो मध्य वर्ग के जो इंसान होते हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट की इनकम पे थोड़ा असर पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ इस चीज से मिल सकता है। दूसरा, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है हमारा 30%, उसको भी घटाकर 25% करने की इस साल बात हो रही है। वो तो खैर पता चलेगा कुछ दिनों बाद कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट ये सारी चीजें हम इस बारी उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं कौन से सेक्टर में। अच्छा, जब टैक्स जो है टैक्सेशन से या फिर टैक्स से हम बचाएंगे जब पैसा, तो उस पैसे को हम बहुत सारी स्कीम्स में लगा सकते हैं, जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ठीक है जी, तो अगर आप ये जो पैसा है ये बचा के लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, एक मिडिल इनकम वाली क्लास को। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और जो है अब आपको टैक्स भी कम देना पड़ा है तो पड़ेगा, तो डुअल बेनिफिट एक मिडिल इनकम क्लास को होने की इस बारी संभावना है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं बूस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत होती है। एग्जैक्टली हम इस साल के बजट से यही उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि हमारी सरकार ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ध्यान दे रही है, बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, जैसे PLI स्कीम है हमारी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है जी, उसके साथ साथ हमारी आपका ये नेशनल पाइपलाइन जो वाला जो स्कीम है, ठीक है, उसमें जो आपका PM गति शक्ति और ये सब चीजें हैं, ठीक है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करा जाए, तो इन सब में ऑलरेडी जो है सरकार ध्यान दे रही है, पर इनमें सिर्फ जो है अभी पैसों को एलोकेट करा गया है। अब एक्चुअली वो टाइम आ गया है कि हम जो है इन सब चीजों को सच में पूरा करें। उस पैसे को, जो पैसा एलोकेट किया गया है, उसमें जो भी हम काम कर सकते हैं उस काम को जो है हम जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि हमारी जो निर्भरता है बहुत सारे देशों पर, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, जैसे फॉर एग्जांपल US, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और हम जो है आत्मनिर्भर भारत यानी जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का हमारा सपना है, हम जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर ले और इस अमृत काल को जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस अमृत काल को हम अच्छे से और सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, हालांकि हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट शायद आपको ये जानकर बड़ा ही शौक लगेगा कि फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो GVA में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा कम है या फिर वो घट रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है और यही हम इस साल के बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाएगा पिछले साल के मुकाबले और उस पैसे को सही तरीके से यूज भी किया जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं हम जी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि इस साल की जो GDP है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वो एस्टिमेट हो रही है हमारी ₹157.60 लाख करोड़। ठीक है जी, और जो पिछली थी वो इससे कम थी। ठीक है, तो मतलब हमारी इस बारी ज्यादा GDP ग्रोथ होने वाली है। एक और आप इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देख सकते हैं, जहां पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग, जहां पर गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया है कि हम जो है 7% से ग्रो करने वाले हैं। तो जब हम ग्रो करने वाले हैं तो इस पैसे को हमें सही जगह इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो हम ये सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि किसी भी देश की अगेन इकोनॉमी के लिए, GDP के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से सेक्टर में हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो पहला सेक्टर है, आप में यहां पर देख लीजिए, तो वो पहला सेक्टर है हम ट्रेन्स में। ठीक है, जैसे वंदे भारत ट्रेन्स, आपको पता है वंदे भारत ट्रेन्स जो है, जो हमारी जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स है वो 400 ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। ठीक है जी, या फिर आप बोल सकते हो अगले 3 साल में इंट्रोड्यूस करने का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। अब आगे आने वाले समय में हम और ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स को जो है इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। यही नहीं, बल्कि जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी है, उनको भी रिप्लेस करने का सोच रहे हैं और भी ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन्स के साथ। ऑल्सो इसके साथ साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम इन ट्रेन्स को इतना ज्यादा अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, इतना ज्यादा इनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करें कि हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सके, बाहर के देशों को बेच भी सके। ठीक है जी, तो जो है इस चीज के लिए सरकार ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, इसके लिए सरकार ने 30% ज्यादा पैसा एलोकेट करने का सोचा है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के बजट में कि रेलवेज के इंप्रूवमेंट के लिए
यानी रेलवेज पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार इंक्रीज करा जाएगा। अब दूसरा सेक्टर है जहां पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, वो है जी अपना रिन्यूएबल एनर्जी। फटाफट देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी सेक्टर, स्पेशली आप एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा आता है। उसमें भी हम सोलर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप सभी को पता होगा। ये मैं अक्सर अपनी द बिगर पिक्चर में आपको बताती रहती हूँ कि किन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। चलिए तो हमने जो है 2030 तक 820 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो है वो सोचा है। अब उसके लिए हमें इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। जब एक टारगेट हमने रखा है अचीव करने का, COP 26 में भी हमने 5 प्रोमिसेस करे हैं, अगर वो प्रोमिसेस पूरे करने हैं तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें एनर्जी सेक्टर में भी करना होगा, राइट। तो इन 2-3 सेक्टर्स में हम अपना अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, अच्छा अगर पैसा लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। ये इस साल के बजट से हम उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेमीकंडक्टर चिप्स। अब आपको पता है चाइना में कोविड आ रहा है, ठीक है, आ चुका है। अब वहां का जो सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस करता है वो वाला जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है। स्पेशली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर जो है प्रोड्यूस करती हैं, जैसे आपका ताइवान, ठीक है, चाइना हो गया। तो इन सारी कंट्रीज को जो है हम, ये एक एकदम सही पॉइंट है कि हम इस मार्केट में घुस सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास जो है प्रॉपर फंडिंग हो, प्रॉपर चीजें हो, प्रॉपर तरीके से चीजें करी जाए सेमीकंडक्टर चिप्स के सेक्टर में। और आप यहां पर देख भी सकते हैं हमारा जो कंजम्पशन है वो 19% से ग्रो करने वाला है। तो इसके लिए हमें जो है करना तो पड़ेगा अपना एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये भी हम जो है इस साल के बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के उसमें भी कुछ होने वाला है। अगली बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर की। अब इतने अच्छे दोस्त हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो डिफेंस सिस्टम तो हमारा, सिक्योरिटी सिस्टम तो हमारे देश का अच्छा होना ही चाहिए। तो यही हम इस साल के बजट से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि 6.6 लाख करोड़ जो है इसके आसपास हमारा इस साल का डिफेंस बजट होने वाला है, जो लास्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा होगा। तो एक ये चीज है जो हम इस साल के बजट में उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कुछ वो सेक्टर्स। देखिए हम पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब पैसा बढ़ाते हैं तो एक जगह जब पैसा बढ़ा रहे हैं दूसरी जगह से थोड़ी कटौती भी तो करनी पड़ेगी। अब वो कटौती सरकार कहां कर सकती है? वो कटौती कर सकती है जी सरकार फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी में। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश की सरकार जो है अपनी जो है बजट का 1/8 हिस्सा, जितना 1/8 हिस्सा पूरे बजट का 1/8 प्रपोर्शन, 1/8 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी में दे देता है। ये क्यों होती है? ये क्यों करती है सरकार? ये करती है जी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। वोट चाहिए होती है, इसीलिए खाने पे, फर्टिलाइजर पे, यूरिया पे, आपको पता होगा यूरिया पे कितना सब्सिडी मिलता है। लोग, किसान जो है भर भर के खेतों में यूरिया डालते हैं, जो खेत के लिए भी गलत है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है और हमारे खुद के खाने के लिए भी, है ना, क्योंकि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बहुत ज्यादा दे रही है सरकार। तो इनकी जो सब्सिडी जो हम 1/8 दे रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा जो है कट डाउन कर सकते हैं ताकि दूसरे सेक्टर्स में हम अच्छा पैसा लगा सके। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, एजुकेशन सेक्टर में लगाओ पैसा। मैं आगे उसी की बात करने वाली हूं, बट यहां पर आपको ये फैक्ट भी जान लेना होगा। चलिए एजुकेशन की मैं बात करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट देख लेते हैं। इस साल जो है हम गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो हम अचीव करेंगे, वो होगा 6.4%, राइट। जीडीपी का 6.4%। हालांकि वो एवरेज, मतलब जितना फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए एवरेज 4 to 4.5 उतना तो नहीं होगा, बट फिर भी 6.4 भी बहुत खराब नंबर नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम कोविड जैसी सिचुएशन से, कोविड जैसी महामारी से अभी उभरे हैं। तो हमारा जो है इस साल का जो है आप बोल सकते हो इस साल का जो टारगेट रहेगा वो 6.4 रहेगा ऑफ जीडीपी। सो लेट्स सी क्या इस साल जो है सरकार इंट्रोड्यूस करती है। आगे देख लेते हैं। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सरकार को डेफिनेटली इस साल के बजट में कुछ बड़ा जो है इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, कुछ बड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि 2 बड़े रेवोल्यूशन है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन। एजुकेशन में हम प्रेजेंटली जीडीपी का 3% से भी कम जो है अपना पैसा लगाते हैं जीडीपी का, ठीक है। हालांकि इसका डबल हमें लगाना चाहिए। इतनी बड़ी
इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री को अगर हम ध्यान में रखें तो इससे डबल हमें पैसा लगाना चाहिए। तो इस साल के बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ऑल्सो अगर आपको याद हो, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसका सपना भी तो पूरा करना है। पूरा कैसे होगा? फंड्स ज्यादा होंगे तो, है ना। चलिए, तो इसका सपना भी हमने पूरा करना है। तो एजुकेशन सेक्टर में हम एक थोड़ा सा इस बारी थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर थोड़ा बदलाव लेकर आएगी सरकार। ऑल्सो दूसरा जो बड़ा रेवोल्यूशन है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है, जो हमारा एक 2047 तक जो हमने, आपको पता है, एक डेवलप्ड देश बनने का सपना देखा है कि जी 100 साल जब हमारे पूरे हो जाएंगे, हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो मुझे पर्सनली लगता है वो है जी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, उतनी ही माइग्रेशन कम होगी, उतने ही लोग अपने ही जगह पर रहकर ज्यादा काम, ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये दो बड़े रेवोल्यूशन हैं, इनके लिए सरकार को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली हाँ जी, तो बेसिकली आज के जो चीजें जो हम उम्मीद कर सकते हैं बजट से, यही कुछ मोटी मोटी चीजें थी जो भी बजट से हम उम्मीद कर सकते हैं। आगे जब भी जैसे ही बजट पेश होता है, एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो हर एक चीज डिटेल में आपको समझाती रहूंगी जैसे ही बजट पेश होता है। या फिर अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगी। अब आ जाते हैं कुछ एक दो चीजों पर। तो ये है द बिगर पिक्चर, जहां पर मैं रोज शाम को 5 बजे लाइव आती हूं, जो एक करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसकी PDF रोज मैं प्रोवाइड करती हूं, रोज पढ़ाती हूं। टेलीग्राम चैनल इस चीज के लिए आपको ज्वाइन करना है, बट आपको ये जो है द बिगर पिक्चर मिस नहीं करना है, जहां पर मैं आपके हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कवर करवाती हूं रोज शाम को 5 बजे, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि मैं बात कर रही थी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, ये दोनों मेरे ही हैंडल्स हैं। PDF के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ये दोनों चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैनल्स आप जरूर ज्वाइन करिए। जाते जाते मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी बुक आप लेना चाहते हैं तो 22% का ऑफ अभी चल रहा है। उसके लिए आपको Y674S कोड यूज करना पड़ेगा। ये 22% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए 2023 में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, बुक आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। साथ ही साथ रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर 77% ऑफ विद डबल वैलिडिटी के साथ सारे ही महापैक्स पर और लाइव बैचेस पर आपको मिल रहा है। बट उसके लिए आपको अगेन Y674 यूज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी बता देती हूं कि किस तरीके से आपको यूज करना है, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अक्सर बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम गवर्नमेंट स्कीम जो है अगर हमें एक जगह पर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो आपका ये डाउट सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आ रही हूं लास्ट 1 साल की गवर्नमेंट स्कीम एक ही वीडियो में। कब आ रहा है ये? 27 जनवरी को शाम को 5 बजे जब मेरा द बिगर पिक्चर आता है, तो 5 बजे 5 PM आप अभी के अभी अलार्म सेट कर लीजिए। 27 जनवरी को 5 बजे द बिगर पिक्चर में लास्ट 1 ईयर की गवर्नमेंट स्कीम्स मैं लेकर आऊंगी, तो इसको ज्वाइन आप करना ना भूलिए लाइव मेरे साथ, राइट। चलिए, अभी मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से जो है आपको जो महापैक जो अभी मैंने आपको बताया है वो किस तरीके से जो है अवेल करना है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो डाउट कुछ भी नहीं आपको रहना चाहिए। आपको अड्डा के ऐप पर जाना है। ऐप पर जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ क्लिक करना है बैंक महापैक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही महापैक पर डबल वैलिडिटी है। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देती हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक महापैक प्लस पर आपको 6000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, ठीक है जी, उसके साथ साथ आपको ई बुक्स 2000 के आसपास आपको ई बुक्स, 500 आवर्स आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, और मैं क्योंकि करंट अफेयर्स ले रही हूं तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूं मंथली कंपाइलेशंस, राइट। तो और यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू यानी तीनों फेजेस की आपकी तैयारी करवाई जाती है। अब आप पूछेंगे मैम कौन कौन से एग्जाम्स हैं यहाँ पर? एग्जाम्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। LIC AAO से लेके RBI असिस्टेंट तक, IBPS PO क्लर्क, GIC NHB सारे एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। उसके साथ साथ सिडबी, नाबार्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है एग्जाम,
कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, सिडबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस एसओ, तो इन सब की तैयारी करवाई जाती है। आपको सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है और जो मैंने कोड आपको बताया है सिर्फ वो आपको लगाना है, Y674। यहां पर आप देख सकते हैं Y674 जब आप अप्लाई करेंगे आपको जो है ये 30,000 में जो कोर्स पहले मिल रहा था 30,499 में, वो सिर्फ आपको 7,000 में पड़ेगा। तो बस जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूं कि आई होप आज का जो सेशन है वो काफी अच्छा और काफी इंफॉर्मेटिव आपको लगा होगा, आई एम श्योर। और हाँ जी, ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है 1 साल का गवर्नमेंट स्कीम, इसमें आप मेरे साथ 5 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर द बिगर पिक्चर में 27 जनवरी को अभी से टाइमर सेट कर लीजिए, आना मत भूलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। थैंक यू सो मच। कल मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।